Hello students, today we are going to learn about electric flux. Okay, and from electric flux we will derive Gauss law. ओके सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके बात करेंगे तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर की बात करेंगे। तो एरिया वेक्टर क्या होता है पहले वो हमें समझना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर बच्चों तो आप देखो कि ये एक्स और वाई एक्सिस में एक प्लेन है हमारे पास। ये प्लेन का डायमेंशन एक्स और वाई रेट है तो इसका एरिया जो बनेगा वो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब एरिया आप देखोगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो दो एक्स और वाई है उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट भी क्या होगा ये दोनों को परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो मतलब क्या होगा कि ये एक्स और वाई प्लेन बन गया है, इसका परपेंडिकुलर में क्या होगा कि एरिया वेक्टर आएगा। मतलब जेड डायरेक्शन में या नेगेटिव जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एरिया वेक्टर किसे कहेंगे। तो कोई प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो बनती है उसे हम कहेंगे एरिया वेक्टर। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो वहाँ पर हमको क्या याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बच्चों हमने पढ़ा था कि जहाँ पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। तो अब हम देखो कि यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखो तो ये कोई हमने परपेंडिकुलर प्लेन रखा है। मतलब ये जो बॉर्ड आपको दिख रहा है उसकी डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो हमने एक प्लेन रखा है वो प्लेन बच्चों किस तरीके से कटा है समझ रहे हो। ये डायरेक्शन कैसी है आप देखो, ये जो मेरी उंगलियां दिख रही है ये उंगलियां क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये देखो जो मेरा पाम जा रहा है वो क्या हो रहा है कि इसको परपेंडिकुलर जा रहा है, देख रहे हो ये परपेंडिकुलर एंगल में ये इस तरीके से जा रहा है। तो अब आप समझो कि ये जो मेरा पाम बन रहा है तो एरिया इधर है। अब ये एरिया है तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या होगा इसका एरिया वेक्टर आने वाला है। इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी यही डायरेक्शन, तो यही डायरेक्शन में हमको क्या मिलेगा एरिया वेक्टर। अब समझो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको हम फाई से डिनोट करेंगे। सो फाई इक्वल टू क्या होगा कि जितना एरिया है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। मतलब जितने एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो जाएगा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट कैसे कॉस थीटा। अब समझो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस के लिए पर्टिकुलर केस के लिए आप देखो इतना एरिया है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड है दो पास हो रही है तो हम यहाँ पर एक्चुअली इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसका फ्लक्स 2 है। अब आप देखो तो फ्लक्स जो है वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पर डिपेंड करता है। तो अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रखे पर एरिया हमने बढ़ा दिया। तो एक केस में क्या हो जाएगा हमारे पास फ्लक्स कितना मिलेगा तो देखो कितने नहीं पास हो रहे 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्लक्स 4 मिलेगा। अब समझो एक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर 4 पास हो रही है तो अब वो एरिया पर भी डिपेंड करती है। तो ये पता चल गया
यहाँ पर एरिया कम था तो कम लाइन पास हो रही थी, एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा लाइन पास हो रही थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, ये एरिया हमारा इतना लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है तो वो लाइन कुछ इस तरीके से पास होती है। वो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, मतलब इंटेंसिटी कम है। बट अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हुई तो क्या होगी कि ये सेम एरिया है, उसी में से क्या होगी कि ज़्यादा लाइन पास होगी। तो ये क्या हो जाएगा कि आप देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम थी तो हमको क्या मिलेगा कि भाई 3 मिलेगा। बट आप इधर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लाइन मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी, तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 5 मिलेगा। तो ये तो दोनों चीज़ बच्चों नॉर्मल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या एरिया बढ़ेगा तो हो जाएगा। बट आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला में थीटा भी आ रहा है, तो थीटा क्या होगा बच्चों कि ये जो एरिया वेक्टर है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अब फ्लक्स उस पर कैसे डिपेंड करेगा, तो समझो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो प्लेन सीधा रखा था इस तरीके से, अब हम ये प्लेन को क्या करेंगे इस तरीके से कोई एंगल पर मोड़ देंगे तो अब हमारा प्लेन कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखो ये एक्चुअली 2D में है, ठीक है, बट सॉरी 1D आपको दिख रहा है 1 डायमेंशन में, बट प्लेन होगा तो वो 2D में ही होगा। तो इसका एरिया वेक्टर इसको परपेंडिकुलर रहता है, ये प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर इसको परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन में रहता है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसने थीटा एंगल बनाया है तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा a cos थीटा। अब हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने जो लिया था परपेंडिकुलर लिखा, एरिया को परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, तो यहाँ पर भी एरिया ये है और उसको परपेंडिकुलर यानी ये वाला, तो वो हो जाएगा a cos थीटा। अब करना क्या होगा कि यहाँ से हमको जो फाई होगा वो कैसे मिलेगा, e a cos थीटा मिलेगा, समझ रहे हो। अब एक चीज समझो, यहाँ पर ये इस तरीके से आप देखोगे तो क्या होगा कि 2 लाइन पास हो रही है सीधा रखने से, बट आप समझो कि इसको इस तरीके से मोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, अब उसमें से कम लाइन पास होगी ना, समझ रहे हो। ये पेन इस तरीके से रखी है तो इसको उस तरीके से मोड़ दिया तो अब देखो आप इसकी परपेंडिकुलर लेंथ जो होती है वो ये वाली वो कम हो गई ना, इसको सीधा रखा तो इतनी थी, अब वो मोड़ दिया तो क्या हो जाएगी, वो यहाँ से यहाँ तक इतनी ही हो जाएगी ना, तो कम हो जाती है ना। तो क्या होगा कि कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, तो उस वजह से क्या होगा कि हमको कम फ्लक्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखो तो ये जो एंगल है वो क्या हो गया, थीटा है। अब ये जो थीटा है, थीटा इक्वल टू अगर 90 हो गया तो cos थीटा क्या हो जाता है, वो हो जाता है 0, सो फाई विल बी 0। मतलब कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड में हमने कोई प्लेन रखा है इस तरीके से। अब ये फील्ड का हमको क्या होगा कि एरिया वेक्टर इस तरीके से मिलेगा, एरिया वेक्टर। अब आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना आया, 90 आया है। तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके ऊपर आप इस तरीके से कोई प्लेन रखते हो इस तरीके से, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये प्लेन में से पास हो रही है। बट अगर आप प्लेन को इस तरीके से रखोगे तो क्या होगा, ये लाइन इसमें से पास होगी नहीं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, समझ रहे ये चीज। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने प्लेन इस तरीके से रख दिया तो अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई पास हो ही नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगा कि हमको
इसी के ऊपर से हम क्या करेंगे कि जो गाउस लॉ है वो डिराइव करेंगे। गाउस लॉ, ये गाउस लॉ क्या कहता है, पहले वो समझ लो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या होगा, क्यू क्यू क्या होगा कि चार्ज बाउंड बाय क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस से बाउंड किया गया चार्ज और एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। अब एक चीज समझो, यहाँ पर हमने ये कोई रेक्टेंगुलर लिया, तो ये रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, ओपन सरफेस। बट अगर हम यहाँ पर कोई क्यूब लेंगे, तो ये क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्यूब आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन में, ये 2D में था, ये 3D में है, और ये हो जाएगा क्लोज सरफेस। तो ऐसी कोई भी क्लोज सरफेस होगी, उसी के अंदर कोई चार्ज होगा, सपोज यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर मिलने वाला फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब क्लोज सरफेस होगी तो हमको एक चीज और आती है कि एरिया वेक्टर हमको कौन सा कंसीडर करना है। ठीक है, हमने देखा है इस तरीके से प्लेन रखा तो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर मिलता है, तो वहां पर प्लेन था इसलिए एक ही डायरेक्शन है। अब एक चीज और समझो कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको जो प्लेन लेना है, सॉरी एरिया वेक्टर, वो क्या हो जाएगा कि ये पहली वाली सरफेस है आगे वाली, तो ये यहाँ से बाहर निकलता होगा एरिया वेक्टर, ये सरफेस है ना, तो यहाँ से बाहर निकलने वाला, फिर आप देखो ये वाली सरफेस, तो यहाँ से बाहर निकलने वाला, फिर ये वाले ऊपर वाली सरफेस तो ऊपर जाने वाला। अब एरिया वेक्टर मैंने पहले बोला था कि क्या हो सकता है कि ये प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में होगा। तो सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि ये बाहर निकल रहा है तो ये अंदर भी जा रहा होगा, यहाँ पर ये इस तरफ निकल रहा है तो ये इस तरफ भी जा रहा होगा, यहाँ पर ये ऊपर है तो नीचे भी जा रहा होगा। बट फॉर दिस केस हमको यहाँ पर सिर्फ आउटवर्ड्स एरिया वेक्टर ही कंसीडर करना है। ठीक है, याद रखना क्लोज सरफेस में हमको आउटवर्ड्स एरिया वेक्टर जो होगा वो ही कंसीडर करना है। अब हम यहाँ पर गाउस लॉ डिराइव करेंगे। ये कोई स्फीयर है, अब ये स्फीयर में कोई क्यू चार्ज हमने रखा है, तो ये क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा कि ये डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है ना। याद है ना कि पॉजिटिव है तो आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव होता तो इनवर्स होता। अब समझो यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं डीए जितना। अब ये एरिया छोटा सा लेंगे, ये छोटे से एरिया के लिए हमको एरिया वेक्टर क्या होगा, वही डायरेक्शन में मिलेगा जिसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझो ये क्या है, यहाँ पर लिया हुआ छोटा सा एरिया, तो ये एरिया हुआ तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की और डीए दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब मैंने बोला यहाँ कि आउटवर्ड्स एरिया वेक्टर ही कंसीडर करना है, तो यहाँ पर ऊपर जा रहा होगा नीचे भी आ रहा होगा, बट नीचे वाले को कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जितना एरिया है, तो ये एरिया के लिए हमको मिलने वाला फ्लक्स
क्या होगा डी फाई। सो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, अब देखो तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वो क्या होगा यूनिट वेक्टर पे बना जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हम कोई दूसरा लेते हैं, ये दूसरा एरिया है, यहाँ से हमको एरिया वेक्टर क्या होगा ये डायरेक्शन में मिलेगा। बट क्यू चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो भी तो यही डायरेक्शन में होगा ना। ठीक है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है और चार्ज से निकलने वाला फील्ड वो भी क्या होगा तो वो भी रेडियली आउटवर्ड्स होता है। याद रखना रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, रेडियली आउटवर्ड्स होता है। तो होता क्या है कि क्यू से ई और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पर सब जगह पर छोटे छोटे डी फाई फाइंड कर लेंगे तो फिर उसका समझ गए ना इंटीग्रेशन। हाँ वही करना है। तो फाई इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन टी डॉट डी। अब इंटीग्रेशन के ऊपर ये क्लोज किया है ना ये राउंड, वो क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ऐसा इंडिकेट करता है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो तो हम क्या करेंगे ई जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो ई कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रेशन किस क्या करना है डी है। तो डी ए यहाँ पर अपन फुल ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस हम आर लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ई जो है वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओपन आर स्क्वायर। ये पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर है ना, तो क्यू ओपन आर स्क्वायर ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और डी ए यानी ये पूरा स्फीयर आर रेडियस का है तो उसकी सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों इतना एरिया लिया है, फिर यहाँ से इतना लेंगे इतना लेंगे इतना लेंगे इतना लेंगे इतना, तो क्या हो जाएगा कि सबका हम समेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा टोटल एरिया ऑफ दिस स्फीयर। तो उसकी रेडियस अगर आर है तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमको क्या मिलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो यही जो था हमारा गॉस लॉ। ओके बच्चों, अब समझो कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसमें क्या होता है कि जो रेडियस है वो रेडियस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या हो गया कि सिंपल ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फाई फ्लक्स है एक्चुअली। ठीक है, फ्लक्स क्या हो रहा है कि चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई रेडियस या कोई लेंथ ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, मतलब कि डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। और एप्सिलॉन 0 तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसका रीजन समझो। यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स ठीक है ये डायरेक्शन में होगा, इसकी रेडियस हम आर लेंगे। अब आर डैश ग्रेटर देन आर से बड़े रेडियस वाला कोई हमने स्फीयर लिया, तो अब क्या होगा यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स उसमें से भी तो पास ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या होगा कि जितना फ्लक्स आर रेडियस में से पास हो रहा है वही फ्लक्स आर डैश में से भी पास ही होगा ना। तो क्या हो रहा है कि अगर रेडियस बड़ा होने से फ्लक्स में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। दूसरी चीज यहाँ पर ये कोई स्फीयर है और यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है, तो ये जो स्फीयर है इसका फ्लक्स क्या मिलेगा 0, बिकॉज फ्लक्स क्या होगा कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो एरिया में है एक्चुअली आप यहाँ पर लिख सकते हो इनवर्स, ये जो चार्ज है वो अंदर वाला बॉडी के अंदर का चार्ज होगा वो ही होगा। यहाँ पर देखो बॉडी के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या होगा कि उसका फ्लक्स 0 आएगा। दूसरी चीज देखो ये कोई स्फीयर है इसके अंदर Q1 Q2 दो चार्ज है और इधर कोई Q3 चार्ज है। अब क्या होगा
इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या आएगा Q1, इसका जो फ्लक्स है वो आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन G। Q3 नहीं आएगा। देखो Q3 आउटसाइड द बॉडी है ना, यहाँ पर बोलो वही चीज है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना कि यहाँ पर हम कोई सिमेट्रिक सरफेस लेना है, मतलब जब हम गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें हमको एक सिमेट्रिक सरफेस लेनी होगी या आपको जो सिमेट्रिक बॉडी लेनी होगी, वो बॉडी को हम बोलेंगे गाउसियन सरफेस। मतलब क्या होगा कि इसकी एप्लीकेशन की हम जब बात करेंगे तो एप्लीकेशन में हमको जो भी चीज़ दी गई होगी उसको सिमेट्रिक कोई और बॉडी हमको लेनी होगी, वो हम एप्लीकेशन में लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे गाउसियन सरफेस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस। तब तक स्टडी करते रहे।